Hello students, myself R.K. Patel, PGT Biology, केंद्रीय विद्यालय मालीगांव। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। स्टूडेंट्स, you know that there are 46 chromosomes in a single cell of human being, and you also know that chromosomes are present inside the nucleus, and DNA is present in these chromosomes. Total number of pairs in a typical mammalian cell. You know that DNA is made up of nitrogenous base pair, and in a typical mammalian cell there are 6.6 into 10 raised to the power 9 base pair. And you also know that the distance between two base pair is 0.34 nanometer. You have seen the double helical structure of DNA like this, and this is one helix. The length of one helix is 3.4 nanometer, and there are 10 base pair in a helix. So the distance between two consecutive base pair will be 3.4 divided by 10, that is 0.34 nanometer. You also know that 1 nanometer is equal to 10 raised to the power 9 meter. So 0.34 nanometer will be 0.34 into 10 raised to the power 9 meter. So the total length of DNA in a cell, एक सेल के अंदर जो डीएनए की लंबाई होगी वो होगी नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर 6.6 into 10 raised to the power 9 multiplied by distance between two base pair. So it will come 2.2 मीटर approximately. ये एक सेल में इतना डीएनए पाया जाएगा। एक सेल के अंदर हालांकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है, मीन्स एक न्यूक्लियस में जो डीएनए की लेंथ होगी वो 2.2 मीटर होगी। और आप लोग जानते हैं सेल की साइज इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, और मोर ओवर ये सेल है। हियर इज द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है वो 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर है। तो इतने छोटे डायमीटर में इतना बड़ा डीएनए किस तरीके से एकोमोडेट हो सकता है, यहाँ हम किस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बहुत लंबा आदमी हो और बहुत छोटे घर में उसको रहना हो। तो अगर इस घर में उसे रहना है
तो उस आदमी को अपना हाथ पैर बेंड करना होगा, हेड को भी बेंड करना होगा, तभी उसमें ECMO डेट हो सकता है। इसी तरीके से इस छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लेंथ का DNA किस तरीके से आ सकता है? तो DNA को स्ट्रेटेजिकली अपना साइज छोटा करना होगा। किस तरीके से छोटा करना होगा, अब इसको हम समझते हैं। अब देखते हैं कि आपने दो तरीके का सेल पढ़ा है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। आपने ये भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि DNA पूरे सेल में स्कैटर्ड रहता है, स्कैटर्ड नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी कुछ बेसिक प्रोटीन होती हैं, कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और DNA पे जानते हैं कि निगेटिवली चार्ज होता है। तो DNA जो होता है वो हाईली कॉइल्ड हो जाता है, हाईली कॉइल्ड होकर के एक पर्टिकुलर रीजन में स्कैटर्ड रहता है, और उस पर्टिकुलर रीजन को जानते हैं, क्या हम बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड बोलते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में DNA पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में ये सिंपल होता है। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ गलत बता दिया, प्रोटीन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो होता है लेकिन ये बेसिक नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में हम देखें किस तरीके से होता है, तो प्रोटीन यहाँ होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। जो यहाँ प्रोटीन होता है इसका नेचर बेसिक होता है, और चार्ज जो होता है इस पर पॉजिटिव होता है। और ये प्रोटीन जो है इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, यहाँ बताया कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव होता और बेसिक होता है, और ये ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। ऑक्टा मीन्स 8 होता है, ऑक्टामर मीन्स 8 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल करके एक यूनिट बना लेते हैं, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और DNA निगेटिव चार्ज होता है, तो DNA जो निगेटिव चार्ज होता है इस पे इस तरीके से रैप कर जाता है, तो इसकी साइज जो है छोटी हो जाती है। और जब 8 ऑक्टामर प्रोटीन पे DNA रैप्ड होता है तो इसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, तो सिंपल डेफिनेशन होगी, व्हेन negatively charged DNA wrapped on a positively charged basic protein and form a unit or form a structure. This structure is known as nucleosome. यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात, कितना छोटा हुआ अब यहाँ पे DNA 200 बेस पे है। एक जो न्यूक्लियोसोम है उस पे कितना DNA लिपट गया, टर्न हुआ, ये होता है 200 बेस पेयर के बराबर इसमें DNA लिपट गया। और आपने तो देखा कि नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर है 6.6 इंटू 10⁻⁹। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालना चाहें तो 200 बेस पेयर से डिवाइड कर दें, तो एक जो DNA
होगा उसको क्वाइल्ड होने के लिए कितने न्यूक्लियोसोम बनाने होंगे? ये लेंथ है, इतना बेस पेयर होता है। और एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर है? 200 बेस पेयर है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना न्यूक्लियोसोम बनेगा। अब ये न्यूक्लियोसोम फर्दर जो होता है रिक्वायर्ड होता है। और आप लोग जानते हैं क्रोमैटिन, जो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्रोमैटिन होता है। इस तरीके से क्रोमैटिन रेटिकुलम उसका नेटवर्क बनाता है। और जब सेल डिवाइड होने जाती है तो ये क्या हो जाता है? कंडेंस्ड होता जाता है। जैसे ये डीएनए है, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, अब ये कंडेंस होता गया और डीएनए कंडेंस होता जा रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे ये जिस तरीके से माले में बीट्स मोती होते हैं उस तरीके से ये यूनिट वाइज ये बनाता जाता है। और लास्ट में जब सेल डिवाइड होने को होती है तो इसके मेटाफेज स्टेज में ये हाईली कंडेंस हो जाता है और ये क्रोमोसोम में बदल जाता है इस तरीके से। तो क्रोमोसोम में बदलने के लिए इसमें क्या हुआ? ये न्यूक्लियोसोम तो किससे बना? तो हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम किसका बना होता? जो डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये मिल करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं। और क्रोमोसोम किस स्टेज में बनता? मेटाफेज स्टेज में ये बनता है। कुछ नॉन बेसिक प्रोटीन भी इसमें हाईली कंडेंस के लिए होती हैं। अब जो कंडेंसेशन होता है यहाँ पे देखिए किस तरीके से होता है। ये हमने बताया कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे हमने ये गोला दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसी पे ये डीएनए रैप्ड करता है और तब न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो यहाँ से ले करके जो पूरा ये जो डीएनए है जो इस पे लिपटा हुआ है, टर्न है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 200 बेस पेयर होगी। तो इस तरीके से कंडेंस हो करके इतने छोटे न्यूक्लियस में ये डीएनए जो है अपने को एडजस्ट करता है। अब देखिए एक सेल के अंदर आपने देखा कितना 2.2 मीटर डीएनए था। और ह्यूमन बीइंग में कितनी सेल होती हैं? लगभग 10⁻20 सेल्स होती हैं। अगर सभी सेल के डीएनए को निकाल करके हम जोड़ते जाएं तो अर्थ के चारों ओर 2.5 टर्न बन जाएगा। यानी अर्थ है ये, इसको आप अगर डीएनए से लपेटे तो 2 पूरा राउंड कवर हो जाएगा और हाफ टर्न तक पहुंच जाएगा। इतना डीएनए हमारे बॉडी में होता है सेल के आधार पर देखें। अब जो ये कंडेंस होता है, हमने बताया कि क्या किया था। सबसे पहले जो है ये जो न्यूक्लियोसोम था ये बीड्स की तरह क्रोमैटिन पे अटैच होता है। फिर फर्दर कंडेंसेशन होता है, क्रोमैटिन थ्रेड बनाता है और फिर फर्दर कंडेंसेशन होता है और एक क्रोमोसोम बनाता है। तो जो कंडेंसेशन है कहीं पे हाईली कंडेंस होता है और कहीं पे लूजली कंडेंस होता है। तो इसी के बेस पे 2 तरीके के क्रोमैटिन होते हैं। इसको आप लोगों को जानना है। ये डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। अब यहाँ पे हम देखें यूक्रोमैटिन। यू मीन्स होता है ट्रू और क्रोमैटिन यानी स्टेन्ड कलर्ड। क्रोमा थ्रेड होता है, स्टेन्ड कलर्ड थ्रेड। क्रोमैटिन का मतलब होता है
कलर्ड थ्रेड, कलर्ड थ्रेड, क्रोमैटिन मीन्स कलर्ड थ्रेड। और ये कलर्ड कैसे होगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको डीएनए को अच्छे से देखना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो पहले हम स्टेन करते हैं, और स्टेन के लिए कौन सा यूज किया जाएगा, बेसिक फुस्चिन। हमने बताया था कि बेसिक फुस्चिन से इसको कलर करेंगे तो ये डिफरेंट कलर में दिखेगा हमें इजली। अब देखते हैं यूक्रोमैटिन क्या है, लेस कंडेंस स्ट्रक्चर विद लूजर डीएनए पैकेजिंग। आपने देखा कि ये ऑक्टामर था, अगर इसमें लूजली पैक्ड हो, क्या है ये यूक्रोमैटिन। और जब यूक्रोमैटिन होगा, जब इसको बेसिक फिशिंग से स्टेन करेंगे तो लाइट कलर का होगा। और इसमें जब लूजली पैक्ड है तो डीएनए भी लेस होगा। सबसे मेन बात है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हमने आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताया। तो हमने बताया था कि डीएनए है, डीएनए अपनी कॉपी खुद बना लेता है, तो इसको हमने क्या कहा था, रेप्लिकेशन कहा था। और इस डीएनए से आरएनए बना था, इसी को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा था। और ये आरएनए जब बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा इसी को हमने ट्रांसलेशन कहा था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। लेकिन हमने देखा कि यूक्रोमैटिन में क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मीन्स इसमें डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यूक्रोमैटिन जो है ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, क्योंकि दोनों में प्रोटीन बनना जरूरी है। अब देखिए हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि ये डीएनए जो है, ये जो हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल जिसको ऑक्टामर कहते हैं, ये बहुत हाईली कंडेंस हो जाते हैं। जब हाईली कंडेंस हो जाएंगे तो इसको जब बेसिक फ्यूजन से कलर करेंगे तो ये डार्क कलर लेगा। और जब हाईली कंडेंस है, निश्चित है कि डीएनए भी ज़्यादा मात्रा में होगा, लेकिन एक इसका नुकसान होगा कि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी अब यहाँ डीएनए से आरएनए नहीं बन पाएगा। और जब डीएनए से आरएनए नहीं बन पाएगा तो इससे प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा। जब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो इसका एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। और क्या है, फाउंड इन यूकैरियोट्स, इस तरीके का जो होता है यूकैरियोट्स में होता है। अब अगर यूकैरियोट्स में यूक्रोमैटिन भी ना होता तब तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाता। लेकिन जो है हमने बताया था कि जो यूक्रोमैटिन है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में पाया जाता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग हो करके इतने छोटे से न्यूक्लियस में ये एडजस्ट करता। देखिए ये सेल है, सेल खुद में छोटा है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर 2.2 मीटर का डीएनए एक्मोडेट होना है। तो किस तरीके से होता है, ये न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, ये जो आपका डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम किस तरीके से दिखता है, ये फिर से इसी तरीके जैसे ये बहुत बड़ा माला हो, बीड्स लगे हों, और इस माले को हम टर्न करके जेब में रखना है, तो उसको हम फिर से कई बार कॉइलिंग कर देते हैं। तो यही स्थिति डीएनए की होती है, उसमें एक्मोडेट होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। अब सपोज बैक्टीरिया है ई कोलाई, कहा कि इसका जो डीएनए की लंबाई है 1.36 मिलीमीटर है।
डीएनए की लंबाई दिया, तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे। तो आपने जाना कि दो जो बेस पेयर की लंबाई है मीटर में थी, कितना थी 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर थी। इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो ये 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, और डिवाइडेड बाई 0.34 इंटू 10⁻⁹। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है उसमें आपको नंबर ऑफ बेस पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी इसमें ऐसा भी दिया होता है कि नंबर ऑफ बेस पेयर दिया गया है और बताएंगे कि डीएनए का लेंथ कितना है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर जैसे अभी आपने ये बताया कि ह्यूमन बीइंग में हमने देखा था नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁹ होता है, और दो जो है बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर होता है। ये डीएनए का लेंथ निकल आएगा टोटल। इसी तरीके से नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम ये टोटल डीएनए का लेंथ निकल आया 2.2 मीटर था यहाँ पे अभी आपने निकाला। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालना हो तो इसको ए लेंथ है और एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकल आएगा। होप यू हैव बीन easily understand about the packaging of DNA. In next video, I will teach you why the DNA is considered as genetic material. Thank you.